अब शुरू करते हैं 25वां चैप्टर गुप्त काल में जनजीवन। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त राजवंशों ने परमेश्वर, महाराजाधिराज और परम भट्टारक जैसे आडंबर युक्त उपाधियां अपनाई, जिनसे यह विदित होता है कि उन्होंने अपने साम्राज्य में कई छोटे छोटे राजाओं पर शासन किया। राजपद वंशानुगत होता था, मेरा बेटा बनेगा मेरे बाद अगला शासक। लेकिन राजशाही में ज्येष्ठाधिकार के दृढ़ अनुपालन की कमी थी। कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा बेटा ही अगला शासक बनेगा, छोटा भी अगर काबिल है तो बन सकता है, ऐसी थी सिस्टम। उत्तराधिकार हमेशा सबसे बड़े पुत्र को नहीं दिया जाता था, इस कारण से अनस्टेबिलिटी बनी रहती थी, जिसका लाभ प्रमुख और उच्च अधिकारियों को मिल सकता था, जो किंग मेकर से भूमिका भी निभा सकते थे। गुप्त शासक ब्राह्मणों को भरपूर उपहार देते थे, फलस्वरूप वह देवताओं से राजाओं की तुलना करके अपना आभार व्यक्त करते थे। राजाओं को विष्णु रक्षक, संरक्षक देवता जैसा माना जाता था। धन की देवी लक्ष्मी नियमित रूप से गुप्त सिक्कों पर विष्णु की पत्नी के रूप में अंकित होती रही। ये मैं नहीं कह रहा, ये शर्मा जी ने अपनी किताब में कहा है। गुप्त सेना का संख्या बल ज्ञात नहीं है। राजा के पास अपनी एक स्थायी सेना होती थी, जिसमें कभी कभी सामंतों की सेनाएं भी शामिल होती थी। घोड़े वाले रथों का प्रचलन कम हो गया था। घुड़सवार सेना की महत्ता बढ़ने लगी थी। अब तक जो भी सैन्य रणनीति थी, घोड़े पर से तीरंदाजी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रही थी। गुप्त काल में जो भूमि करों की संख्या है ये बढ़ गई, जबकि व्यापार और कॉमर्स में कमी हुई। मतलब जो ट्रेड करके टैक्स देते थे उनकी संख्या घट गई, लेकिन भूमि करके जो टैक्स देते थे उनकी संख्या बढ़ी। संभवतः राजा ने एग्रीकल्चर का 1/4 से लेकर 1/6 हिस्से तक टैक्स के रूप में वसूला। इसके अलावा जब भी शाही सेना ग्रामीण इलाकों से गुजरती तो स्थानीय लोगों को उन सैनिकों को खिलाना पिलाना पड़ता था। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले राजकीय अधिकारियों के दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कि अनाज, फर्नीचर आदि की आपूर्ति भी किसानों को ही करनी पड़ती थी। एक तो टैक्स के रूप में, सेना जब भी उनके एरिया से जा रही है तो उन्हीं को ये सब करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त मध्य और पश्चिमी भारत में ग्रामीणों को राजकीय सेना और अधिकारियों की सेवा भी निःशुल्क रूप से करनी पड़ती थी, और ऐसे मजदूर विस्टी कहलाते थे। तो विस्टी एक मजदूर शब्द है जो गुप्त अंपायर में वेस्टर्न इंडिया के लिए इस्तेमाल किया गया। पहले की तुलना में गुप्त काल में न्यायिक व्यवस्था अधिक विकसित थी। इस अवधि के दौरान कई विधि ग्रंथ रचे गए। पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून स्पष्ट रूप से अलग अलग पारिभाषित किए गए। चोरी, व्यभिचार फौजदारी कानून के अधीन आते थे, और विभिन्न प्रकार के संपत्ति विवाद से संबंधित मामले कानूनी दीवानी कानून के अधीन आते थे। तो उस टाइम पे भी क्रिमिनल और सिविलियंस लॉ अलग हो चुके थे। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति के बारे में एक्सटेंडेड कानून निर्धारित किए गए। चूंकि प्राचीन समय में कई कानून वर्ण विभेद पर आधारित थे, इसीलिए कानूनों का जो आधार था ना, सब कानून तो बनाएंगे लेकिन जो कानून का आधार था वो वर्ण भेद ही था। आदमी वही है, चश्मा बदल दिया गया। यानी कि लॉ वही है, बस उनको क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल सिविलियंस में बदल दिया गया। और कानूनों को बनाए रखना ब्राह्मण पुजारियों की सहायता से, मामलों की सुनवाई करना राजा का दायित्व माना जाता था। कारीगरों, व्यापारियों और अन्य लोगों के संगठन स्वयं निर्मित अपने कानूनों द्वारा संचालित होते थे। यानी कि जो कारीगर थे, जो व्यापारी थे, इनके लिए खुद के लॉ होते थे। वैशाली एवं इलाहाबाद के निकट स्थित भीटा से प्राप्त मोहरों से ये संकेत मिलता है कि गुप्त काल के दौरान ऐसे संगठन समृद्ध अवस्था में थे। याद है 6th सेंचुरी BCE में या महाजनपद काल में या बुद्ध काल में वो भी ऐसे संगठन थे, लेकिन उनको श्रेणी गिल्ड कहते थे। गुप्त काल का अधिकारी वर्ग मौर्यों की तरह बड़ा नहीं था। गुप्त साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कुमारामात्य होते थे। उन्हें
अपने प्रांतों में ही राजा द्वारा अपॉइंट किया जाता था और इसके लिए संभवतः उन्हें कैश में डील किया जाता था। चूंकि गुप्त शायद वैश्य थे, इसलिए प्रशासनिक भर्ती केवल उच्च वर्णों तक सीमित नहीं थी। इसका एक कारण ये भी है, लेकिन कई कार्यालयों का दायित्व एक ही व्यक्ति को सौंप दिया जाता था, जिसे आगे चलकर यह पद वंशानुगत हो गया। परिणाम स्वरूप राजकीय नियंत्रण स्वभावतः कमजोर होता गया। गुप्तों ने प्रांतीय और स्थानीय शासन की एक प्रणाली बनाई। साम्राज्य को मंडलों में विभाजित किया जाता था, जिसे भुक्ति कहा जाता था। हर भुक्ति को एक एक उपरिक के प्रभार में रखा जाता था। ये भुक्तियां जिलों, देखो भुक्ति का मतलब गुप्त साम्राज्य में स्टेट है। भुक्ति की जैसे स्टेट्स बटे होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, वहीं पर भुक्ति जिलों में, जिले को वहां पर विषय कहा गया है गुप्त काल में, उसमें विभाजित होती थी। और हर जिले का या विषय का एक प्रभारी होता था, विषयपति। पूर्वी भारत में इन विषयों को कई विथियों में विभाजित किया जाता था। विथियां फिर से गांवों में उप विभाजित होती थी, यानी कि विथियों को आप ब्लॉक लेवल मान सकते हो। और फिर ब्लॉक कई सारे गांव में डिवाइड था। गुप्त काल के गुप्त काल में गांव के मुखिया का महत्व बढ़ गया। वह ग्राम के बड़े बुजुर्गों की सहायता से ग्रामीण मामलों को सुलझाता था। गांव या छोटे शहर के प्रशासन से प्रमुख स्थानीय लोग जुड़े होते थे। उनकी सहमति के बिना कोई भी भूमि का लेन देन नहीं किया जा सकता था। और बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम अभी भारत में इंस्टॉल्ड है। लेकिन अभी ये है कि भारत की सरकार सुप्रीम है। अगर ऑर्डर वहां से आ गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट था, यही था कि लोकल रिसोर्सेज पर ग्राम पंचायत का कंट्रोल होगा। और ये सिस्टम गुप्त काल में भी था। नगरीय प्रशासन, संगठित व्यावसायिक निकाय या संगठन महत्वपूर्ण होते थे। वैशाली के मोहरों से पता चलता है कि कारीगर, व्यापारी, संगठन के प्रमुख एक ही निगमित निकाय के अंतर्गत काम करते थे, जिसके तहत स्पष्टतः शहरी मामलों को सुलझाते थे। उत्तरी बंगाल, बांग्लादेश के कोटी वर्षा जिले में प्रशासनिक बोर्ड में मुख्य व्यापारी, मुख्य विक्रेता और मुख्य कारीगर शामिल होते थे। भूमि की लेन देन के लिए उनकी सहमति आवश्यक होती थी। कारीगर और बैंक कर्मियों को अपने अलग अलग संगठन होते थे। भीटा, वैशाली में कारीगरों, व्यापारियों आदि के कई संगठनों के बारे में सुना गया। यूपी के बुलंदशहर जिले में तेल निकालने वाले तेलियों के अलग संगठन होते थे। ऐसा लगता है कि इन संगठनों को कुछ छूट एवं सुविधाएं प्राप्त थी, विशेष रूप से व्यापारियों के संगठनों को। ये संगठन अपने सदस्यों की देखभाल करते थे और संगठन के कानूनों और रीति रिवाजों का उल्लंघन करने वालों को दंडित भी करते थे। प्रशासन की उल्लिखित व्यवस्था केवल बंगाल, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश के इलाकों में थी, जहां गुप्त राजाओं द्वारा नियुक्त अधिकारी शासन करते थे। साम्राज्य का प्रमुख हिस्सा सामंती प्रमुखों के अधिकार क्षेत्र में था, जिनमें से कईयों को समुद्रगुप्त ने अपने अधीन कर लिया था। साम्राज्य से दूर सीमावर्ती सामंतों को तीन दायित्व दिए गए थे। पहला, अधीनस्थ शासक के रूप में, जो दूर के इलाके में थे। वे महाराज के दरबार में स्वयं उपस्थित होकर निवेदन करके सम्मान दिखाते कि हाँ, हम तुम्हारे अधीन हैं। नजराना पेश करते और विवाह हेतु अपनी बेटियां प्रस्तुत करते थे। प्रतीत होता है कि इसके बदले अपने इलाके पर शासन करने का विशेष अधिकार के रूप में प्राप्त होता था। इन सामंतों को गरुड़ चिन्हित शाही मुहर जारी की जाती थी। इस प्रकार मध्य प्रदेश और अन्य क्षेत्रों के अधीनता स्वीकार कर चुके शासकों को गुप्त कंट्रोल करते थे। ग्राम अनुदान द्वारा पुजारियों और प्रशासकों को टैक्स कलेक्शन और संग्रह करने की रियायत गुप्त काल का दूसरा महत्वपूर्ण सामंती विकास है। और ये प्रथा सातवाहनों द्वारा दक्कन में शुरू की गई थी, जिसे गुप्तों के समय काल में विशेष रूप से एमपी में नियमित बना दिया गया था। सातवाहनों ने शुरू किया, गुप्तों ने इसे नियमित बनाया। धार्मिक कार्यकर्ताओं और पुरोहितों के लिए टैक्स फ्री भूमि दी गई, और जो टैक्स सीधे राजा को दिए जाते थे, किसानों से उनकी वसूली का अधिकार उन्हें दिया गया। इन दिए गए गांव में कोई शाही अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटर या कोई
हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। यहाँ अपराधियों को दंडित करने का अधिकार भी इन्हीं पुरोहितों के पास में था। गुप्त काल में अधिकारियों के वेतन के बदले भूमि मिलती थी या नहीं, ये बात स्पष्ट नहीं है, किंतु उत्खनन से प्राप्त जो सोने के सिक्के मिले हैं, उनसे उनकी प्रचुरता से ये बात स्पष्ट होती है कि उच्च अधिकारियों को वेतन नकद में भुगतान किया जाता रहा होगा, क्योंकि सोने के सिक्के मिले हैं जिनसे कुछ को भूमि भी दी जाती होगी, ऐसा होता होगा। अधिकतर राजकीय प्रशासन चूंकि सामंतों और अनुदान भोगियों की देखरेख में होता था, इसलिए गुप्त शासकों को मौर्यों की तरह अधिक अधिकारियों की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि जहां गए वहां कोई शासक बना दिया, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। लेकिन मौर्य में क्या था, राजा अपॉइंट करता था भैया, यहाँ नहीं है, वहां फेरबदल भी होता था। यहाँ सब कुछ पुरोहित देख रहे हैं, वही देख रहा है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर है। ग्रामीण और शहरी प्रशासन में अग्रणी कारीगरों, व्यापारियों, बुजुर्गों और अन्य लोगों की भागीदारी से बड़ी संख्या में अधिकारियों की आवश्यकता को कम कर दिया। इसीलिए गुप्तों का मौर्यों की तरह विस्तृत एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं था और ना ही इनकी जरूरत थी। कहा जा सकता है कि कई मायनों में उनकी राजनीतिक व्यवस्था सामंती थी। सामंत जैसा, तुम कुछ भी करो, मेरे अधीन रहो, मेरा नाम लो, सत्ता मेरी है, ये बात स्वीकार करो, दरबार में आओ, सर झुकाओ, सम्मान दो, नजराना दो और अपनी बेटियां विवाह करने के लिए दो। तो सत्ता एक ऐसी चीज है, सत्ता का नशा जब चढ़ता है तो व्यापार और कृषि अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति। गुप्त काल के लोगों के आर्थिक जीवन की कुछ जानकारी हमें चीनी बौद्ध यात्री फाहियान से मिलती है। यह वही फाहियान है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया था। चीनी यात्री से हमें ये पता चलता है कि मगध संपन्न शहरों में से एक था, और आज वही मगध की हालत देखो। वहां के लोग अमीर थे, बुद्धिज्म के लिए दान देते थे। प्राचीन भारत में गुप्तों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, जिनके उनके अभिलेखों में दिनार कहा जाता था। एक ही आकार और वजन के सिक्कों के कई प्रकार और उप प्रकार होते थे। उनमें गुप्त राजाओं की युद्ध और कला प्रेम को चित्रित किया जाता था। हालांकि गुप्त काल के सिक्के कुषाणों के सिक्के से कम शुद्ध थे, जिसका इस्तेमाल वहां की सेना और प्रशासन के अधिकारियों को भुगतान के साथ साथ जमीन की खरीद बिक्री के लिए भी करते थे। गुजरात विजय के पश्चात स्थानीय एक्सचेंज या विनिमय के लिए गुप्तों ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के भी जारी किए, क्योंकि चांदी के सिक्कों का विनिमय पश्चिमी क्षत्रपों के मध्य बहुतायत होता था। कुषाणों की तुलना में गुप्त काल के ताम्र सिक्कों की संख्या बहुत कम है। इससे यह संकेत मिलता है कि कुषाण काल की तरह गुप्त काल के आम लोग पैसों का इस्तेमाल कम करते थे। पहले के मुकाबले इस दौरान लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट आई। सन 550 ईस्वी तक भारत ने पूर्वी रोम या बाइजेंटाइन एम्पायर के साथ कुछ व्यापार किया, जिसमें से रेशम का निर्यात करते। 550 ईस्वी के आसपास बाइजेंटाइन एम्पायर के लोगों ने चीनियों से रेशम उत्पादन की कला सीखी, जिससे भारतीय निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि सारी वो चीन से आयात करने लगे। छठी शताब्दी के मध्य में भी विदेशों में भारतीय रेशम की मांग में कमी आई। 5वीं शताब्दी के मध्य में रेशम बुनकरों के एक दल ने पश्चिमी भारत के गुजरात की लता राज्य में अपना घर बार छोड़ दिया और मालवा के मंदसौर चले गए, जहां उन्होंने अपना मूल व्यवसाय छोड़कर दूसरा व्यवसाय अपना लिया। गुप्त काल में स्थानीय किसानों की जगह पुरोहित जमींदारों का उद्भव आश्चर्यजनक घटना थी। स्थानीय किसान नहीं, पुरोहित जमींदारों का उद्भव आश्चर्यजनक घटना थी, और इसका सेंटर पूर्वी और केंद्रीय मध्य प्रदेश रहा।
पुरोहित को दिए गए भूमि अनुदान से बंजर पड़ी नई जमीनों में एग्रीकल्चरल मतलब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, लेकिन इन्हें ऊपर से स्थानीय किसानों के ऊपर जबरन थोपा गया। नई किसानी तो मिली, लेकिन जबरदस्ती मिली, जिससे किसानों का स्तर काफी नीचे चला गया। मध्य और पश्चिम भारत में किसानों को बंधुआ मजदूर बनाए जाने के बाद भी साक्ष्य मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब जबरदस्ती थोपा जा रहा है तो बंधुआ मजदूर ही बने। इसके बावजूद इस प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर पड़ती जमीनों को कृषि युक्त बनाया गया। ब्राह्मण लाभार्थियों द्वारा मध्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि के नए ज्ञान का इस्तेमाल और प्रचार किया गया। कोई बात ना चाची। सामाजिक विकास गुप्त काल में ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर दी गई भूमि से ब्राह्मण वर्चस्व की वृद्धि का अंदाजा लगाया जा सकता है। गुप्त मूल रूप से वैश्य थे, जिन्हें ब्राह्मणों ने क्षत्रिय कहना शुरू किया और गुप्त राजाओं को भगवान के रूप में प्रस्तुत किया और देवी लक्ष्मी को तो अपनी पत्नी के रूप में इन्होंने दिखाया। ये बात खुद आर एस शर्मा जी ने अपनी किताब में कही है, मैं नहीं कह रहा। इससे गुप्त राजकुमारों को धर्म सम्मत वैधता में मदद मिली और वर्ण व्यवस्था के बड़े समर्थक और प्रतिपालक बन गए, क्योंकि ब्राह्मणों ने क्षत्रिय कहना शुरू किया, सत्ता इन्हीं की है, भगवान साबित करना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्राह्मणों को संरक्षण देंगे। ब्राह्मणों ने अनुदान से मिली जमीनों के माध्यम से अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली और उन्हें कई विशेष अधिकार भी मिले, जिसका उल्लेख 5वीं शताब्दी में रचित नारद के विधान ग्रंथ नारद स्मृति में है। कई वर्ण जातियां उपजातियों में बंट गए, जिसके दो कारण थे। बड़ी संख्या में आए विदेशी लोग भारतीय समाज में ही घुल मिल गए, जिससे विदेशियों के प्रत्येक समूह अलग अलग जाति बन गए। चूंकि विदेशी बड़े पैमाने पर विजेता के तौर पर आए थे, इसलिए उन्हें समाज में क्षत्रिय का दर्जा दिया गया। 5वीं शताब्दी के करीब आए भारत हुड़ समूह को अंततः राजपूतों के 36 वंशों में से एक मान लिया गया। आज भी कुछ राजपूत हुड़ उपाधि धारण करते हैं। जातियों की संख्या में वृद्धि का दूसरा कारण था भूमि अनुदान के माध्यम से कई जनजातीय लोगों को ब्राह्मण समाज में समावेशन था। इसके प्रमुखों को सम्मानजनक स्थान दिया गया था, लेकिन उनके अधिकांश रिश्तेदारों को निम्न माना गया। फलतः प्रत्येक जनजाति अपने नए अवतार में एक प्रकार की जाति बन गई। यह प्रक्रिया वर्तमान में भी किसी न किसी रूप में चली रही है। इस काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ, उन्हें रामायण महाभारत और पुराण सुनने की अनुमति मिल गई थी। महाकाव्यों और पुराणों में क्षत्रिय परंपरा का उल्लेख है, जिनके मिथकों और किंवदंतियों ने सामाजिक व्यवस्था के प्रति निष्ठा स्थापित की। शूद्र भी कृष्ण नामक एक नए देवता की पूजा कर सकते थे। उन्हें कुछ घरेलू प्रथा को मानने की अनुमति भी मिल गई थी, जिससे स्वाभाविक रूप से पुजारियों को दक्षिणा देने का नियम जुड़ा था। सामाजिक स्थिति में सुधार शूद्रों की आर्थिक स्थिति सुधरने का ही संकेत था। 7वीं शताब्दी से उनकी मुख्य पहचान कृषक की हो गई थी। इससे पहले वे आमतौर पर नौकर, दास
और घरेलू श्रमिकों के रूप में 3 उच्च वर्णों के लिए काम करने वाले ही माने जाते थे। हालांकि इस अवधि के दौरान अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई, विशेष करके चांडाल चांडाल को 5वीं शताब्दी में समाज में प्रवेश मिला। 5वीं शताब्दी तक उनकी संख्या अपात्रताएं इतनी बढ़ गई कि चीनी यात्री फाहियान का इस तरफ ध्यान आकर्षित हुआ। वह लिखता है कि चांडाल गांवों के बाहर रहते थे और मांस बेचते और खाते थे। शहर में जब भी प्रवेश करते अपने आगमन की घोषणा लकड़ी का एक टुकड़ा फेंक कर करते थे ताकि अन्य लोग उनके स्पर्श से बच सकें। गजब। जिसके हाथ में सत्ता जाता है ना, वो अपने हिसाब से व्याख्या करता है। गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति महिलाओं को भी शूद्रों की भांति महिलाओं को भी रामायण महाभारत और पुराण सुनने की अनुमति और कृष्ण की पूजा करने की सलाह दी गई। हालांकि उच्च वर्ण की महिलाओं को गुप्त काल और उससे भी पूर्व में आजीविका के स्वतंत्र स्रोत नहीं थे। यह तथ्य है कि निचले दोनों वर्णों की महिलाओं को अपनी आजीविका स्वयं अर्जित करने की छूट थी, जिससे सामाजिक जीवन में उन्हें काफी हद तक स्वतंत्रता मिली। इसके विपरीत ऊपरी वर्णों की महिलाएं अभी भी इससे वंचित थी। इसके लिए यह तर्क दिया गया था कि वैश्य और शूद्र महिलाएं कृषि संचालन और घरेलू सेवाएं देती थी, इसलिए उनका अपने पतियों के प्रति पूर्ण नियंत्रण में रहना संभव नहीं था। गुप्त काल में उच्च वर्णों ने अधिक से अधिक भूमि और धन अर्जित किया और अत्यधिक धनवान हो गए। वह एक से अधिक पत्नियां रखने में सक्षम हो गए। आगे चलकर यह पैट्रियार्कल व्यवस्था और भी सुदृढ़ होती गई। भूमि आदि की तरह महिलाओं को भी संपत्ति जैसी वस्तु समझने लगे। और यह प्रचलन इतना बढ़ गया कि महिलाओं से यह अपेक्षा की जाने लगी कि पति की मृत्यु के बाद भी वह अगले जन्म में अपनी पति की सेवा करने के लिए उनके साथ आत्मदाह करे। पति की मृत्युपरांत विधवा का आत्मदाह का पहला एग्जाम्पल 510 ईस्वी में गुप्त काल में ही मिलता है। हालांकि गुप्त काल के कुछ विधान ग्रंथों के अनुसार कोई महिला पति की मृत्यु होने, उसके नपुंसक होने, सन्यासी या समाज बहिष्कृत होने के बाद पुनर्विवाह कर सकती थी। ऊपरी वर्णों की महिलाओं की अधीनता का मुख्य कारण आजीविका के लिए पुरुषों पर उनकी पूरी निर्भरता, संपत्ति पर मालिकाना अधिकार पुरुषों के हाथ में होना था। हालांकि सबसे प्राचीन स्मृतियों या विधान ग्रंथों के अनुसार दुल्हन को विवाह के अवसर पर प्राप्त गहने, आभूषण, वस्त्र और इस तरह के अन्य उपहार उनकी संपत्ति होती थी। गुप्त और उत्तरवर्ती गुप्तकाल के विधान ग्रंथों में इन उपहारों के बारे में विस्तार से उल्लेख है। इनके अनुसार न केवल दुल्हन के माता पिता बल्कि विवाहोपरांत ससुराल से और अन्य त्योहारों के मौके पर प्राप्त धन को भी स्त्री धन माना जाता था। 6th सेंचुरी के विधान निर्माता कात्यायन ने कहा था, एक महिला अपनी अचल संपत्ति के साथ साथ स्त्री धन को गिरवी रख सकती थी, बेच सकती थी। इससे स्पष्ट है कि ऐसे विधान निर्माता के अनुसार संपत्ति में महिलाओं को हिस्सा प्राप्त था, लेकिन भारत के पितृसत्तात्मक समुदायों में पुत्री को संपत्ति का अधिकार देने की अनुमति नहीं थी। वैदिक काल में ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा मानी जाने वाली प्रथा नियोग द्वारा छोटा भाई या रिश्तेदार अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी से विवाह कर सकते थे, लेकिन उन्हें गुप्त या उससे पहले के विधान ग्रंथों में इसकी कोई अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन गुप्ता एज में अगर ऐसी अनुमति मिल गई थी। इस तरह उच्च वर्णों को भी विधवा पुनर्विवाह की अनुमति थी, लेकिन इस काल में भी शूद्र लोग नियोग या देवर विवाह दोनों प्रथा का पालन करते थे। बौद्ध धर्म की स्थिति कैसी थी? गुप्त काल के दौरान बौद्ध धर्म को शाही संरक्षण मिलना बंद हो गया था। फाहियान के अनुसार यह उभरता हुआ धर्म था, लेकिन वास्तविकता में यह गुप्त काल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना कि अशोक और कनिष्क के समय हुआ करता था। फिर भी इस दौरान कुछ स्तूप और विहारों का निर्माण किया गया था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया था। भागवत संप्रदाय की उत्पत्ति और विकास। भागवत उत्तरवर्ती मौर्य काल में जन्म लेते हैं। विष्णु या भागवत की पूजा पर आधारित। वैदिक काल में विष्णु बहुत महत्वपूर्ण भगवान नहीं थे, वे सूर्य और उर्वरता के द्योतक थे। 2nd सेंचुरी BCE तक उन्हें नारायण नामक एक देवता के साथ मिला दिया गया था और वह नारायण विष्णु के रूप में माने जाने लगे। मूल रूप से नारायण एक गैर वैदिक कविलाई देवता थे जिन्हें भागवत कहा जाता था और उनके उपासक को भागवत कहा जाता था। मतलब भगवान को भगवत कहा जाता था और उनके उपासक को भागवत कहा जाता था।
वे भगवान कबीलाई समुदायों के प्रमुख के समतुल्य माने जाते थे। जिस प्रकार एक कबीलाई प्रमुख को अपने रिश्तेदारों से उपहार मिलता था और वह उपहार को उन्हीं लोगों के बीच हिस्से लगाकर वापस बांट देता है, उसी प्रकार नारायण से भी उनके भक्त या पुजारी अच्छे भाग्य की कामना करते थे। बदले में भक्त उनके प्रति अपनी भक्ति दिखाते। विष्णु और नारायण के साथ मिलाकर एक साथ लाया गया। पहले वाले विष्णु वैदिक ईश्वर थे और बाद वाले विष्णु गैर वैदिक थे। लेकिन यह दोनों संस्कृतियां, दो प्रकार के लोग, दो प्रकार के देवता आपस में घुल मिलकर एक हो गए। इसके अलावा विष्णु को पश्चिम भारत में रहने वाली वृष्णी जनजाति के एक महान नायक के रूप में पहचाना जाने लगा, जिसे कृष्ण वासुदेव के नाम से जाना जाता था। महान महाकाव्य महाभारत में कृष्ण और विष्णु को एक दिखाने के लिए महाभारत को नया रूप दिया गया। इस प्रकार सेकेंड सेंचुरी बीसीई तक आते आते देवताओं की यह तीन धाराएं और उनके उपासक मिलकर एक हो गए, जिसका रिजल्ट भगवतवाद या वैष्णववाद का उद्भव था। भगवतवाद की मुख्य पहचान भक्ति और अहिंसा है। भक्ति का तात्पर्य प्रेम युक्त समर्पण था। यह एक प्रकार की निष्ठा थी। अहिंसा या पशु वध के विरोध का सिद्धांत कृषि समाज के अनुकूल था और इसे विष्णु की पुरानी उर्वरता एवं जनन संस्कृति से जोड़ दिया गया था। लोग विष्णु मूर्ति की पूजा करते थे और इस पर चावल, जौ, तिल इत्यादि चढ़ाते थे। पशु वध से घृणा करने के कारण कुछ उपासक पूरी तरह से शाकाहारी हो गए। नया धर्म विदेशियों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त उदार था। इसने कारीगरों और व्यापारियों को भी आकर्षित किया, जो सातवाहनों और कुषाणों के समय प्रबल बन गए थे। कृष्ण ने भगवद गीता में उपदेश दिया कि अनैतिक रूप से पैदा हुई महिलाएं, वैश्य एवं शूद्र भी उनके शरण में जा सकते हैं। इस धार्मिक ग्रंथ में वैष्णव शिक्षाओं का प्रतिपादन किया गया और इसी के साथ साथ विष्णु पुराण में कुछ हद तक विष्णु स्मृति में भी वैष्णव धर्म को मजबूत किया गया है। भगवतवाद या वैष्णववाद ने गुप्त काल तक महायान बौद्धवाद को भी पीछे कर दिया। इसने अवतारवाद के सिद्धांत का प्रचार किया और इतिहास को विष्णु के 10 अवतारों के चक्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। ऐसी धारणा थी कि जब भी सामाजिक व्यवस्था में संकट उत्पन्न हुआ तो विष्णु इसे बचाने के लिए मानव के रूप में प्रकट हुए। धर्म के उद्धार के लिए विष्णु के प्रतीक अवतार को आवश्यक माना गया। धर्म को वर्णों में विभाजित समाज और राज्य संरक्षित पितृसत्तात्मक परिवार की संस्था मान लिया गया। छठी शताब्दी तक शिव और ब्रह्मा के साथ विष्णु भी त्रिदेव के सदस्य बन गए, 6th सेंचुरी कॉमन एरा तक। लेकिन तब भी वह स्वयं एक प्रमुख देवता बने रहे। 6th सेंचुरी के बाद उनकी पूजा से प्राप्त पुण्यों को लोकप्रिय बनाने के लिए कई सारे ग्रंथ लिखे गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण भागवत पुराण था। इसकी कहानी पुजारियों द्वारा कई दिनों तक पढ़ी जाती थी। मध्यकाल में पूर्वी भारत में भगवत घरों या विष्णु पूजन स्थलों की स्थापना शुरू हुई, जहां उनसे जुड़ी लीलाएं या कहानियां गाई जाती थी। इसी दौरान विष्णु उपासकों द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम सहित कई धार्मिक ग्रंथ रचे गए। इसके अतिरिक्त कुछ गुप्त राजा संहार के देवता शिव के उपासक थे, लेकिन वे बाद में उजागर हुए क्योंकि गुप्त शासन की शुरुआत में शिव को विष्णु की तरह महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था। गुप्त काल से मंदिरों में मूर्ति पूजा हिंदू धर्म की सामान्य विशेषता बन गई, जिससे संबंधित कई त्योहार भी मनाए जाने लगे। विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले कृषि त्योहार भी धार्मिक रंग में रंग गए और पुजारियों के लिए आय के उपयोगी स्रोत बन गए। गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। बौद्ध एवं जैन धर्मावलंबियों के उत्पीड़न का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। इसका एक कारण बौद्ध धर्म के चरित्र में कुछ परिवर्तन भी था, जिसने ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म की कई सारी विशेषताएं को एक्सेप्ट कर लिया था।
अब देखते हैं कला को। कला में क्या प्रगति हुई। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। यह आर्थिक दृष्टि से सच नहीं हो सकता, क्योंकि इस काल में उत्तर भारत के कई शहरों का पतन हुआ, लेकिन स्रोत चाहे जो भी हो, गुप्तों के पास बहुत सोना था। उन्होंने सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। राजा एवं धनी व्यक्ति अपनी आय का हिस्सा, एक हिस्सा कला और साहित्य में जो लीन लोग हैं उनकी आजीविका में खर्च करते थे। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों कला और साहित्य के संरक्षक थे। समुद्रगुप्त अपने सिक्कों में बीड़ा बजा रहे हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय को अपने दरबार में नौरत्न रखने का श्रेय दिया जाता है। प्राचीन भारत में कला आमतौर पर धर्म से प्रेरित होती थी। प्राचीन भारत में धर्मनिरपेक्ष कला बहुत ही कम संरक्षित हुई, मतलब जो भी धर्म वहां पर देखने को मिलते हैं वो धर्म से प्रभावित थे। मौर्य और उत्तरवर्ती मौर्य काल में बौद्ध धर्म ने कला को बहुत बढ़ावा दिया। ढेरों शिला स्तंभ बनवाए, सुंदर गुफाओं का निर्माण करवाया, ऊंचे स्तूप या स्मृति मीनार खड़े करवाए। गोलाकार आधार पर पत्थर निर्मित स्तूपों की संरचना गुंबद नुमा थी। इसके अलावा बुद्ध की अनगिनत मूर्तियां भी बनाई गई। उत्तर उत्तरवर्ती मौर्य काल में, गुप्त काल में बुद्ध की आदम कद प्रतिमा बनाई गई। तांबे से निर्मित इस प्रतिमा की ऊंचाई 6 फीट से अधिक थी। इसे भागलपुर के निकट सुल्तानगंज में खोजा गया था, जो अब बर्मिंघम में है। अंग्रेजों ने ये सब हड़प करके लंदन लेकर चले गए हैं। ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ा हुआ है लंदन में। वाह। गुप्त काल में ही सारनाथ और मथुरा में बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाई गई, किंतु बौद्ध कला के सबसे बेहतरीन नमूने अजंता के चित्र हैं। यद्यपि यह चित्र बिफोर कॉमन एरा से लेकर के फर्स्ट कॉमन एरा तक, मतलब बिफोर कॉमन फर्स्ट कॉमन सॉरी ये जो चित्र हैं पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 7वीं शताब्दी ईस्वी तक निर्मित हुए। फिर भी इनमें से ज्यादातर गुप्त काल से संबंधित है और यह चित्र गौतम बुद्ध और उनके पूर्व जन्म की विभिन्न घटनाओं को चित्रित करता है। यह जन्म कथाएं जातक से संबंधित है। आज भी अजंता के चित्र प्राकृतिक और सजीव लगते हैं। 14 शताब्दियों के बाद भी उनकी चमक बरकरार है। हालांकि गुप्त शासक अजंता चित्रकला के संरक्षक नहीं थे, लेकिन चूंकि गुप्त राजाओं ने ब्राह्मण धर्म का समर्थन किया, इसलिए पहली बार विष्णु, शिव एवं कुछ अन्य हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं इस काल में प्रचलन में आई। कई जगहों पर सभी देवताओं को एक ही पट पर एक साथ दिखाया गया है, जहां गौड़ देवताओं से बने घेरे के मध्य मुख्य देवता बैठे हुए हैं। मुख्य देवता बड़े आकार में और अन्य देवताओं की प्रतिमाएं छोटे आकार में दर्शाई गई हैं। स्पष्ट रूप से यह सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक भेदभाव को दर्शाता है। वास्तुकला के मामले में गुप्त काल पीछे था। कुल मिलाकर यूपी में ईंट से बने कुछ मंदिर और एक पत्थर के मंदिर मिलते हैं, जिनमें कानपुर के भीतर गांव के ईंट मंदिर, गाजीपुर के भीतरी और झांसी के देवगढ़ मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है। और इस बार 2025 के मुख्य परीक्षा में देवगढ़ मंदिर से सीधा सीधा नाम लेकर नहीं, बट यही प्रश्न आया था। नालंदा में बौद्ध विहार विश्वविद्यालय की स्थापना 5th सेंचुरी में स्टैब्लिश हुई थी। ईंट से बनी इसकी प्राचीनतम संरचना इसी गुप्त काल से संबंधित है। साहित्य के बारे में बात करें तो गुप्त काल धर्मनिरपेक्ष साहित्य की रचना उल्लेखनीय है, जिसमें उच्च कोटि के दरबारी कवि शामिल थे। गुप्त काल की प्रारंभिक अवस्था में भास एक महत्वपूर्ण कवि थे। उन्होंने 13 नाटक लिखे, लेकिन इनके जो नाटक थे वह संस्कृत भाषा में थे, लेकिन प्राकृत पर्याप्त मात्रा में है। दरिद्र चारुदत्त नाटक के लेखक भी थे, जो बाद में शूद्रक के मृक्ष कट्टिका या लिटिल क्ले कोट माटी की खिलौना गाड़ी के रूप में पुनः प्रस्तुत हुआ। इस बार इनसे सवाल पूछा गया है, या तो सवाल डायरेक्टली है या कई सारे विकल्पों में से एक विकल्प भास की भी है और इनकी किताबों की भी है। यह नाटक एक ब्राह्मण व्यापारी और एक सुंदर वैश्या के प्रेम प्रसंग पर आधारित है, जिसे प्राचीन नाटकों में उत्कृष्ट मानी जाती है। भास ने अपने नाटकों
में पर्दे के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया, जिससे यूनानी संपर्क का पता चलता है। हालांकि गुप्त काल की साहित्यिक प्रसिद्धि कालिदास की रचना से हुई, जिनका काल चौथी शताब्दी का उत्तरार्ध और 5वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। संस्कृत साहित्य के महान कवि थे और इनकी कृति अभिज्ञान शाकुंतलम का विश्व साहित्य में शीर्ष स्थान है। यह राजा दुष्यंत और शाकुंतला की प्रेम कहानी से संबंधित है, जिनका पुत्र भरत बहुत बड़ा शासक बना। यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाले प्राचीनतम भारतीय साहित्य अभिज्ञान शाकुंतलम और उसके बाद भागवत गीता ही थे। अच्छा, जितनी भी कहानियां है ना, वो प्रेम कहानियों पर ही है। गुप्त काल के दौरान भारत में प्रस्तुत नाटकों की दो सामान्य विशेषताएं। पहला, कि सभी सुखांत नाटक थे, इनमें कोई त्रासदी नहीं है, यानी कि सुखी जीवन के बारे में बताया गया है, प्यार जीवन के बारे में बताया गया है, जहाँ जीवन में कोई समस्याएं नहीं है। दूसरा ये कि इसमें उच्च और निम्न वर्ण के पात्र समान भाषा नहीं बोलते। इन नाटकों में महिलाएं और शूद्र प्राकृत और उच्च वर्ग संस्कृत बोलते हैं। याद रहे कि अशोक और सातवाहन प्राकृत भाषा को राज्य भाषा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इस काल में धार्मिक साहित्य की भी रचना हुई। इस समय के अधिकांश साहित्य में धार्मिक पूर्वाग्रहों का रुझान दिखाई देता है। दो महान काव्य रामायण और महाभारत लगभग चौथी सदी में पूर्ण हो गए थे। महाकाव्यों और पुराणों को ब्राह्मणों द्वारा संकलित किया गया, जो क्षत्रिय परंपरा को दर्शाते हैं, और यह काव्य मिथकों, किंवदंतियों और अतिरंजनाओं से परिपूर्ण है। इनमें सामाजिक विकास का प्रतिबिंब मिलता है, लेकिन राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से यह विश्वसनीय नहीं है। रामायण राम की कहानी से संबंधित है, जिन्होंने सौतेली मां कैकेयी की साजिश के कारण पिता दशरथ की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए अयोध्या को त्याग दिया था। उन्होंने ईमानदारी से अपने पिता के आदेशों का पालन किया, जंगल चले गए, जहां से लंका के राजा रावण ने उनकी पत्नी का सीता का हरण कर लिया। आखिरकार सुग्रीव की मदद से सीता को बचाने में राम सफल हुए। कहानी में दो महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा है। पहला, कि यह तो परिवार की संस्था को आदर्श बनाता है, जिसमें एक बेटे को अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, छोटे भाई को अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और पत्नी को सभी परिस्थितियों में अपने पति के प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए। और दूसरा, रावण बुराई का प्रतीक है, जबकि राम धार्मिकता की शक्ति का उदाहरण। अंत में बुराई पर धार्मिकता की विजय, अच्छाई से बुराई का नाश एक अच्छा संकेत है। महाभारत में मुख्य कथा में तुलना में राम कथा में व्यापक सामाजिक और धार्मिक अपील थी। आज भी सभी महत्वपूर्ण भारतीय भाषाओं एवं दक्षिण पूर्व एशिया में रामायण के कई सारे संस्करण, जिनको हम इंग्लिश वाले एडिशन कहते हैं, उपलब्ध है। महाभारत मेनली कौरव पांडव भाइयों के आपसी संघर्ष की कहानी है। इससे ये पता चलता है कि शासन में कोई रिश्तेदारी नहीं होती। हालांकि पांडव धृतराष्ट्र द्वारा शासित राज्य में हिस्से के हकदार थे या हिस्सेदार थे, कौरवों ने उन्हें क्षेत्र का 1 इंच भी देने से इनकार कर दिया। इससे कौरवों और कृष्ण द्वारा संरक्षित पांडवों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। अंततः पांडवों ने कौरवों को युद्ध में हरा दिया और पांडव विजयी हो गए। और ये कहानी भी बुराइयों की शक्तियों पर धार्मिकता की जीत का प्रतीक है। भगवत गीता महाभारत का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह सिखाता है कि फल की लालसा रखे बिना व्यक्ति को अपनी जाति और स्थिति के हिसाब से प्रदत्त हर कर्म को पूरा करना चाहिए। पुराणों का संकलन गुप्त काल में पूरा हुआ था। इन पुराण महाकाव्यों का अनुसरण करने पर पता चलता है कि वह मिथकों, किंवदंतियों, उपदेशों आदि से भरे पड़े हैं, जो सामान्य लोगों की शिक्षा और विवेक के संवर्धन के लिए लिखे गए। इस काल में विभिन्न स्मृतियों या विधान पुस्तकों का संकलन भी किया गया, जिससे सामाजिक और धार्मिक मानदंड कविता के रूप में लिखे थे। हालांकि स्मृतियों पर टीका लेखन गुप्त काल के बाद शुरू हुआ, यानी इन सब की रचना या यूं है तो संकलन गुप्ता एज तक हो चुकी थी। इन पर कमेंट करने की शुरुआत होती है गुप्ता एज के बाद। गुप्त काल में पाणिनि और पतंजलि की रचनाओं के आधार पर संस्कृत व्याकरण का भी विकास हुआ, और यह काल विशेष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अमर सिंह द्वारा संकलित अमरकोश के लिए स्मरणीय है। इस शब्दकोश को पारंपरिक तरीके से संस्कृत सीखने वाले विद्यार्थी कंठस्थ कर लेते थे। कुल मिलाकर गुप्त काल शास्त्रीय साहित्य के इतिहास में एक स्वर्णिम काल था, जिसमें एक अलंकृत शैली विकसित हुई, जो पुराने सरल
संस्कृत शैली से बिल्कुल अलग थी। इस काल के बाद से गद्य की तुलना में पद्य पर अधिक जोर दिया जाने लगा, जिससे कुछ टीका ग्रंथों की भी प्राप्ति होती है। गुप्तों की राजकीय भाषा निसंदेह प्राकृतिक थी। हालांकि इस काल में बहुत अधिक ब्राह्मणवादी धार्मिक साहित्य लिखे गए, किंतु ये वही काल है जब कुछ प्रारंभिक धर्मनिरपेक्ष साहित्यों की भी रचना हुई। विज्ञान और तकनीक। 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र के आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक एक गणितीय पुस्तक लिखी। इसी समय ऐसा प्रतीत होता है कि यह गणितज्ञ विभिन्न प्रकार की गणनाओं से भली भांति परिचित था। आर्यभट्ट शून्य और दशमलव प्रणाली दोनों की ज्ञाता दिखाई देते हैं। इलाहाबाद जिले के सन 448 ईस्वी के गुप्तकालीन अभिलेख से ये बात पता चलती है कि 5th सेंचुरी की शुरुआत में भारत में दशमलव प्रणाली अस्तित्व में थी। इसके खगोल विज्ञान के क्षेत्र में रोमन सिद्धांत नामक एक ग्रंथ की रचना हुई थी और उसके शीर्षक से ही पता चलता है कि यह ग्रीक और रोमन विचारों से प्रभावित था। मैं इनकी बातों से सहमति नहीं करता। हर चीज पश्चिम में क्यों हो सकता है? सब प्रभावित है। अशोक का शिलालेख भी ईरानी, जिसको हम एक्मेनियन एम्पायर कहते हैं, उससे प्रभावित है। हर चीज पश्चिम से प्रभावित है, कैसे हो सकता है? गुप्त काल के शिल्पकारों ने लोहे और कांसे के कामों में अपनी प्रतिभा दिखाई। शिल्पकारों के धातु तकनीक की जानकारी उन्नत अवस्था में पहुंच चुकी थी, जिसके कारण बड़े पैमाने पर बुद्ध की कांस्य मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ। लौह शिल्पकारी का सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण दिल्ली के महरौली में पाया गया लौह स्तंभ है। 4th सेंचुरी में निर्मित इस स्तंभ में 15 शताब्दियों के बाद भी जंग नहीं लगा है। यह कारीगरों के तकनीकी कौशल का प्रमाण है। हालांकि दिल्ली में शुष्क मौसम में भी इसके संरक्षण में योगदान दिया होगा। 1 शताब्दी पहले तक पश्चिम में किसी भी लोहे के कारखाने में इस तरह के स्तंभ बनाना असंभव था। विडंबना यह है कि उत्तरवर्ती समय से भारतीय कारीगर इस ज्ञान को हम आगे विकसित नहीं कर पाए। खैर, समय समय की बात है। कालक्रम देख लेते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय समाज में चांडाल दिखाई देते हैं। 200 ईसा पूर्व में भगवत या कृष्ण पंथ का उद्धार। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में कृष्ण को नारायण के साथ मिलाया गया और इन्हें नारायण विष्णु के रूप में जाना गया। पहली से लेकर 5वीं शताब्दी ईस्वी तक अजंता के चित्रों का काल है। 4ठी शताब्दी ईस्वी में दिल्ली के महरौली में लोहे का स्तंभ स्थापित किया गया। 5वीं शताब्दी ईस्वी में नारद स्मृति और आर्यभट्टी की तिथि, शून्य और दशमलव प्रणाली का ज्ञान। इसी समय 5वीं शताब्दी ईस्वी में ही फाहियान लिखता है कि चांडाल गांव के बाहर रहते थे और मांस खाते थे। 448 ईस्वी में इलाहाबाद जिले से प्राप्त 448 ईस्वी के गुप्तकालीन अभिलेख में दशमलव प्रणाली के बारे में उल्लेख है। दशमलव प्रणाली के ज्ञान के बारे में उल्लेख है। 510 ईस्वी में सती होने का पहला अभिलेखीय साक्ष्य। 550 ईस्वी में इस समय के आसपास पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोग चीनियों से रेशम उगाने की कला सीख चुके थे, जिससे भारतीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो पहले वो यूरोपियंस भारतीय से खरीदते थे, अब वो चीनियों से सीख करके खुद बनाने लगे।